नमस्कार बच्चों। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ऐसा कह रहा हूँ कि अभी जो है अन अकेडमी के ऊपर मेरे लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो ईएमटी से रिलेटेड, वहाँ पर ईएमटी वाला पोर्शन ही मैं करवा रहा हूँ। सो आप लोग अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप डेली स्पेशल फ्री क्लासेस के अंदर आप मुझे मिल सकते हो 9 to 10 PM डेली। तो वहाँ पे हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें ऑब्लिक इंसिडेंस की बात हमको करनी है। और ऑब्लिक इंसिडेंस जो है बेसिकली बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऑब्लिक इंसिडेंस में। ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ही अवेयर रहना पड़ेगा ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत ही यहाँ पर चेंजेस हैं। अब जैसे लेक्चर नंबर आज 68 है, ना कि 67। तो पहला तो चेंज यही है कि आज का लेक्चर क्या है, 68 है। थोड़ा सा यहाँ पर एक मिनट, लेक्चर नंबर 68 कर लेने दो मुझे पहले। लेक्चर नंबर 68। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि थोड़े से यहाँ पर एंगल वेंगल का लफड़ा पड़ेगा। ठीक है ना। वो एंगल हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे। ऑब्लिक इंसिडेंस का मैंने कल भी आपको कुछ पोर्शन पढ़ाया था, पर उसमें केवल एक ही केस मैं करवा पाया था। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई था वो पैरेलल था किसके, नॉर्मल इंसिडेंस के। आज का जो है उसमें पैरेलल नहीं है, उसमें परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। सीधे फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि मैंने कल एक सवाल लिखवाया था, वो सवाल पूरा नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि मैंने आपको परपेंडिकुलर वाला केस नहीं करवाया था। बट आज हम परपेंडिकुलर वाला केस कर लेंगे, और उसी स्थिति में थोड़ा सा आगे वाला काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सारा ईएमटी पढ़ा उसके लिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारा ईएमटी पढ़ा दिया है, बट फिर भी आप लोग को तन मन धन से पढ़ रहे हो, मुझे उस बात की खुशी है। चलिए, तो हेडिंग दो, नंबर दूसरा केस। क्योंकि पहला केस तो मैं कल करवा चुका हूँ, ये वाला केस था वो, कहाँ गया वो केस, ये रहा। इफ ई पैरेलल टू पोलराइजेशन, है ना। और दूसरा केस लिखो, इफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर टू द पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एक ही बात है। पोलराइजेशन या ब्रैकेट में लो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसके सीधे फॉर्मूले हैं, जैसे कल हम लोगों ने लिखे थे फॉर्मूले, ठीक वैसे ही फॉर्मूले लिखने, जैसे अपन ने कल यहाँ पे ये लिखे थे ना दोनों फॉर्मूले, ठीक वैसे ही फॉर्मूले आज भी लिखना है। मैं फिर से फॉर्मूले लिखा दे रहा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन दिस परपेंडिकुलर केस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा टी माइनस थीटा आई अपॉन साइन ऑफ थीटा टी प्लस थीटा आई। और t परपेंडिकुलर इज इक्वल टू n1 cos of theta I minus n2 cos of theta t upon n1 cos of theta I
प्लस n2 cos ऑफ थीटा टी, है ना। देखो ठीक लगभग लगभग वैसे ही फॉर्मूले हैं जैसे हम लोगों ने वहां लिखे थे। याद करने में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, है ना। बस थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ ही आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें जो n2 अपॉन n1 है वो तो खैर आप लोग समझ गए होंगे। n2 अपॉन n1 वही चीज था जो पहले भी था, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, वही सेम है। ठीक है, एक मिनट बाद। तो मैं ये कह रहा था कि n2 अपॉन n1 जो है वो ठीक वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा टी, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब एक्चुअली इसी पर बेस्ड है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने कल लिखा था, ये वाला सवाल नंबर 1, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था ना कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दोनों निकालने हैं, और वो भी तब निकालने हैं जब ई पैरेलल टू पोलराइजेशन हो या परपेंडिकुलर टू पोलराइजेशन हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि आप ये फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब तो आपके पास दोनों तरह के फॉर्मूले आ चुके हैं। ओके, फाइन। अब एक चीज हमको आगे बढ़नी है। एक 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 टॉपिक है जरा सा, वो है ब्रूस्टर लॉ। फुली आप लोगों ने ब्रूस्टर लॉ के बारे में कुछ सुना होगा पहले भी। क्यों बच्चों, सुना है क्या आपने ब्रूस्टर लॉ के बारे में? आई डोंट नो, तुम लोगों ने सुना है सुना, बाकी ये दोनों सवाल, ये वाले फॉर्मूला आगे फिर आप लोग कर लेना, टेन थीटा टेन थीटा जो भी आप लोग को लगाना है, ठीक है ना। वो उस तरीके से भी हो जाएगा। वैसे तो ये तरीका मैंने एक तो आपको बता ही दिया था इस तरीके से, तो ये एक मेथड तो था करने का, वरना एक मेथड ये भी है कि आप सीधे फॉर्मूला लगा लो। ये परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में आज आपको लिखा दिए। अब हेडिंग दो, ये लास्ट हेडिंग थोड़ा सा अच्छा हेडिंग है। लिखो ब्रूस्टर लॉ।
देखो, when unpolarized light, when unpolarized light is reflected from the surface of the transparent medium, the surface of a transparent medium of a transparent medium such as a bottom, such as a bottom, glass, etc., etc. Then it becomes then it becomes partially polarized, partially polarized partially polarized का मतलब पता है क्या होता है? A mixture of unpolarized and polarized light. इसे बोलते हैं partially polarized. समझ में आएगी बात? Unpolarized and polarized light. तो ब्रूस्टर डिस्कवर, समझने की बात कि अगर कोई लाइट जो होती है ना किसी मीडियम जिसकी सरफेस ग्लास की हो या कोई दूसरे हो, वहां से निकलती है, तो वो जो निकलने वाली है ना वेव है, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, मतलब कुछ मात्रा में पोलराइज्ड और कुछ मात्रा में अनपोलराइज्ड। मिक्सचर की स्पेलिंग गलत है, एक्स आएगा यहाँ पे ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको करेक्शन कर दूं, ये एक्स आएगा। ठीक है, इसको भी आप बात कर देता हूँ करेक्शन। हाँ, Brewster discovered that Brewster discovered that extent of polarization, extent of extent of polarization in reflected light, in reflected light depend upon depends upon incident angle
incident angle when the ordinary light when the मतलब normal light when the ordinary light ब्रैकेट में लिख लो unpolarized light unpolarized light is incident on a transparent medium is incident on a transparent medium at a particular incident angle जिसे उसने नाम दिया आईपी द रिफ्लेक्टेड लाइट the reflected light is completely plane polarized is completely plane polarized समझ में आई ये बात यूजुअली जब किसी सरफेस पर डालते हैं तो निकलने वाली वेव जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है पर ब्रूस्टर ने डिस्कवर किया कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर एंगल आईपी पर किसी वेव को डालते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीट पोलराइज्ड हो जाएगी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड this angle of incidence is called angle of polarization आगे बात इसे क्या बोल देंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कैटेगरी में डाला गया है इसका नाम ही क्या पढ़ दिया एंगल ऑफ पोलराइजेशन समझ आएगी बात आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को ठीक है मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा ऐसा कोई इशू नहीं है डायग्राम में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल सा इसका डायग्राम है ये मान लो एक कोई सरफेस है और ये उसका नॉर्मल है ये एक मीडियम है μ1 और ये दूसरा मीडियम है μ2 मतलब लाइट जो है μ1 से एंटर कर रही है और ये लाइट यहाँ से आ रही है ये एक ऑर्डिनरी लाइट है दिस इज एन ऑर्डिनरी लाइट ठीक है और ये यहाँ ट्रेवल कर रही है मतलब इसका जो इसके जो कंपन है जो वाइब्रेशन है वो हर जगह है ठीक है कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है और अंदर बाहर भी ये वाइब्रेट कर रही है डॉट का मतलब अंदर बाहर तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन भी है इसके अंदर बाहर भी वाइब्रेशन है हर तरफ वाइब्रेशन है मैंने इसे किसी पर्टिकुलर एंगल आईपी पर डाला तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो ऐसी होगी जिसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे या तो अंदर बाहर होंगे या फिर ये जो जाएगी इसके ऊपर नीचे होंगे तो अंदर बाहर या ऊपर नीचे ये होंगे और दोनों वेव्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा
और जितने भी इंसिडेंस उतने भी रिफ्लेक्टेड होती है, ये बात तो फिर आपको पता है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस पी, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो छोटी क्लास से पढ़ते थे, सिंपल सा डायग्राम है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होता है दोनों मीडियम का परमिटिविटी विच इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आई प्राइम, ये है 90 माइनस आई पी जो भी है। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई पी अपॉन साइन दिस, इसे कोस बोल देंगे तो साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा। सो जो आई पी हो जाएगा, मतलब ये तो 10 आई पी हो जाएगा, दिस। समझने की बात, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। इज दिस ओके? फाइन, डन। अब एक, चलो तो क्वेश्चन लिख लो। The Fresnel's relation between the Fresnel relation between the amplitude of incidence the amplitude of incident and reflected electromagnetic wave at an interface between between air and dielectric of refractive index और ये इसमें दे रखा है, ये रिफ्लेक्टेड का है, cos r minus mu cos I upon cos r plus mu cos I, और E परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड भी दे रखा है, mu cos r minus cos I upon mu cos r plus cos I. The condition for the reflected ray
the condition for the reflected ray to be completely polarized is, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्या होगा, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं एक्चुअली। ऑप्शन ए म्यू cos I इज इक्वल टू cos R, ऑप्शन बी cos I इज इक्वल टू cos R, ऑप्शन सी माइनस cos R, एंड ऑप्शन डी सिंपल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि इसका जवाब बड़ा आसान होगा। फॉर कंप्लीटली पोलराइजेशन, फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, तो आप सीधा निकाल सकते हो इसमें। अल्फा होता है कोस थीटा टी अपॉन कोस थीटा आई, विच इज इक्वल टू बराबर म्यू, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होता है कि कोस आर अपॉन, तो कोस आर इज इक्वल टू म्यू कोस आई, ऑप्शन ए, परफेक्ट। तो ये हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ, मतलब एक एरा खत्म हो गया। वैसे तो अगर किसी को ईएमटी थोड़ा ही पढ़ना है तो आप यहाँ तक भी पढ़ सकते हो। कल से हम लोग अब एंडिंग मोड में चलेंगे ईएमटी के, जो कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल में स्टार्ट होगी। तो अगर किसी को एडवांस लेवल पढ़ना है तो वो आप कल से क्लास ले सकते हो, वरना मेरे हिसाब से ईएमटी में जितने सवाल सी शायद नेट में आएंगे वो सब सवाल आपके इतने पोर्शन से हो जाएंगे। तो कुछ बच्चों के लिए ईएमटी आज खत्म हो चुकी है, और जो कुछ बच्चे एडवांस पार्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, ईएमटी का, वो एडवांस पार्ट पढ़ने के लिए रुक सकते हैं। कुछ क्लासेस और एडवांस पार्ट के लिए मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो बी कंटिन्यू विद मी फॉर द एडवांस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो कल से हम कुछ एडवांस पार्ट शुरू करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों को आज तक पढ़ना था उनके सफ़र के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ रहे। और आज ईएमटी की ख़त्म होने की मैं घोषणा करता हूँ। घोषणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक केवल इतना ही पार्ट ईएमटी में पढ़ाया करता था, बट अब मैं कुछ ऐसा पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी ना पढ़ा हो। मतलब जितने लोगों ने ईएमटी मुझसे पढ़ी उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। वो पोर्शन से प्रोबेबली एक आध सवाल आपको मिल जाएगा, प्रोबेबली एक आध सवाल आपको मिल जाएगा, बट एक सवाल के अलावा 90% क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं उस पोर्शन को इसलिए छोड़ता क्योंकि वो एडवांस पार्ट है, और एक सवाल के लिए हमें वो सारा पोर्शन पढ़ना पड़ता था, ठीक है ना। बट मैं इस बार पढ़ाऊंगा क्योंकि
मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं ना पढ़ाऊँ, टाइम बहुत बच जाता है मेरा, ठीक है ना। तो अगर किसी को 100% ईएमटी पढ़ना है पूरे सिलेबस के साथ जो भी आपको CSR नेट के कंटेंट में दे रखा है, तो वो कल से पार्ट देखना। अदरवाइज जो बच्चे नॉर्मली ईएमटी मेरे से पढ़ते हैं उनके लिए आज ईएमटी का लास्ट डे था। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस CSR नेट एग्जाम। एज पर माई प्रॉमिस मैंने ईएमटी का पार्ट नेट एग्जाम से पहले पूरा करवा दिया। बाय बाय।